नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जंग में नहीं बयान में होती। मिडिल ईस्ट की सियासत में इस वक्त बारूद की गंध है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ उसके दुश्मन और बीच में खड़े हैं वो संगठन जिन्हें कभी ईरान की प्रॉक्सी ताकत कहा जाता था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ईरान पर दबाव पड़ रहा है तब उसके सबसे बड़े सहयोगी माने जाने वाले लड़ाके आखिर मैदान में क्यों नहीं उतर रहे? क्या ये ईरान की रणनीति है या फिर उसके सहयोगियों की मजबूरी? उधर तेहरान की सत्ता में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के बाद सत्ता के गलियारों में उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई के प्रभाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। तो ऐसे में सवाल कई हैं, क्या ईरान की ताकत मानी जाने वाली रेजिस्टेंस एक्सिस अब बिखर रही है? क्या शिया लड़ाके बड़ी जंग से बचना चाहते हैं? और अगर तेहरान में सत्ता का नया दौर शुरू होता है तो क्या ईरान पहले जितना मजबूत रहेगा? आज हम इसी बड़े भू राजनीतिक खेल के बारे में बताएंगे, जहां बयान बहुत हैं लेकिन गोलियां अभी कम चल रही हैं और हर कदम के पीछे छिपी है एक बड़ी रणनीति। देखिए रिपोर्ट। ईरान के सहयोगी मगर जंग में नहीं। शिया गुटों की संयम वाली रणनीति। हथियार खामोश, सिर्फ बयानबाजी। जंग से बचाव की नीति। तेहरान की सत्ता में नए समीकरण। ईरान की राजनीति में नई पीढ़ी की दस्तक। जंग की आहट लेकिन चाल बेहद संभल कर। मिडिल ईस्ट की राजनीति, दहकते युद्ध और बदलते सरकारी नेतृत्व की कहानी आज एक निर्णायक और ऐतिहासिक मोड़ पर है। पिछले कुछ दिनों में दुनिया ने सब कुछ देखा है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के बीच वहां की सर्वोच्च सत्ता का नेतृत्व बदल गया और शिया समर्थक विद्रोही समूह अब खुली लड़ाई के बजाय संयमित रणनीति पर चल रहे हैं। ये वो मोड़ है जहां क्षेत्रीय शक्ति संरचना, युद्ध की दिशा और वैश्विक राजनीति का भविष्य सब एक साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले यहाँ युद्ध के आधार को समझना जरूरी है। बता दें कि अक्टूबर 2023 में गाजा में हिंसा के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा, जिसमें ईरान समर्थित मिलिशिया और सामरिक हिट एंड रिटेलिएट के पैटर्न ने इस संघर्ष को व्यापक बनाया। जब संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने फरवरी 2026 के आखिर में ईरान पर हवाई हमले शुरू किए तो इस तनाव ने खुली जंग का रूप ले लिया और आम जनता, सैन्य प्रतिष्ठान और क्षेत्रीय शासन ढांचे पर व्यापक प्रभाव डाला। इस हमले में ईरान के लंबे समय तक सत्ता में रहे सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ कई अधिकारियों की मौत ने ईरान के अंदरूनी समीकरण को गहराई से बदल दिया। जहां खामेनेई की मृत्यु से ईरानी सत्ता तंत्र में एक खालीपन आया, लेकिन यह खालीपन जल्दी ही भरा गया जब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया। कोई दो राय नहीं कि सर्वोच्च नेता के रूप में मुज्तबा खामेनेई की नियुक्ति और उनके नेतृत्व में ईरान
अपनी सुरक्षा रणनीति को और अधिक धार देते हुए दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में संघर्ष और हिंसा से घिरा हुआ पश्चिम एशिया और उसके लगते हुए क्षेत्रों में स्थायी शांति फिलहाल स्थापित होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये फैसला न केवल ऐतिहासिक रूप से असामान्य था, क्योंकि ईरान की राजनीति को लंबे समय से वंशानुगत अधिकारियों से अलग माना जाता रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने पहले ही साफ कर दिया था और वे इस नियुक्ति को कबूल नहीं कर रहे हैं। मुजतबा को अस्वीकार्य विकल्प बताते हुए नारा दिया कि उन्होंने इस शीर्ष भूमिका में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। बता दें, ईरान की स्थापना 1979 में हुई और तब से उसका राजनीतिक ढांचा धार्मिक और राजनीतिक सिद्धांतों के संयोजन पर आधारित रहा है, जहां सर्वोच्च नेता का पद सर्वोच्च सत्ताधारक होता है। मुजतबा खामेनेई का चुनकर इस पद पर बैठना एक बदलाव को दिखाता है। रिपोर्ट के मुताबिक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट पर IRGC का दबाव था कि वो मुजतबा का समर्थन करें, और ये दबाव उन सदस्यों के लिए निर्णायक था जिन्होंने उनके पक्ष में मतदान किया। वहीं मुजतबा खामेनेई की नियुक्ति ने ईरान के समाज में दो तरह की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। एक निश्चित समर्थन और एकता जो देश की राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने का संदेश देती है, और दूसरी तरफ विरोध और नाराजगी की आवाजें, जिनमें कुछ ईरानी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन कर मुजतबा मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। इस पूरी लड़ाई में यह भी साफ हुआ कि ईरान के कई समर्थक शिया मिलिशिया समूह, जो पहले ईरान के प्रॉक्सी शक्ति के रूप में जाने जाते थे, वे अब खुली जंग में कूदने से बच रहे हैं। लेकिन इतने घमासान युद्ध के बीच यमन के हूती विद्रोहियों का शांत रहना सबको हैरान कर रहा है। ये वही हूती विद्रोही हैं जिन्होंने यमन के हजारों किलोमीटर दूर स्थित गाजा और लेबनान पर इजरायली हमलों के खिलाफ लाल सागर में कोहराम मचा दिया था। हूतियों ने इजराइल तक हवाई हमले किए थे, जिसके जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन को अपनी नौसेना तैनात करनी पड़ी थी। निस्संदेह अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग में ईरान के प्रॉक्सी हूती की खामोशी आश्चर्यजनक है। यह आश्चर्य उस स्थिति में और अधिक बढ़ जाता है जब पिछले साल इजराइल द्वारा गाजा और लेबनान में किए गए हमले का जवाब देने के लिए रेड सी में कोहराम मचा दिया था। हूतियों ने उस वक्त यमन से हजारों किलोमीटर दूर स्थित इजराइल को हवाई हमलों से दहला दिया था। हूती इस हद तक आक्रामक हो गए थे कि रेड सी से होते हुए स्वेज नहर के रास्ते कोई भी व्यापारिक जहाज यात्रा करने से कतराने लगे थे। लेकिन अब 28 फरवरी के हमले के बाद हूती पलटवार नहीं कर रहा है। अमेरिकी इजरायली हमले पर केवल बयानबाजी तक सीमित है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हूती इस जंग का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन यह आश्चर्य नहीं कि वह देर सवेरे इस जंग में शामिल हो। हालात इतने खराब थे कि लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर के रास्ते कोई व्यापारिक जहाज जाना नहीं चाहता था। ईरान के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हूती विद्रोही। बता दें, 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले शुरू होने के बाद से हूती विद्रोही सिर्फ बयान जारी कर रहे हैं। उनका विरोध सिर्फ ईरान को जुबानी समर्थन तक ही सीमित रहा है, जिसमें लड़ाई अब भी जारी है। लेकिन ये तय नहीं है कि हूती विद्रोही ईरान का साथ देने के लिए इसमें शामिल होंगे कि नहीं। इस बीच मिडिल ईस्ट पर पैनी नजर रखने वाले कई विशेषज्ञों ने कहा है कि यमन के हूती विद्रोहियों का अमेरिका इजराइल के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना अब भी मुमकिन है। उनका अभी भी युद्ध में शामिल नहीं होना
सब्र की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ACLED कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटर में यमन और खाड़ी के सीनियर एनालिस्ट लुका नोवेल ने बताया, हूतियों के दखल की संभावना बनी हुई है। ये धीरे धीरे बढ़ सकता है। अभी हूती विद्रोहियों की मुख्य प्राथमिकता सीधे अमेरिकी और इजरायली जवाबी हमले से बचना है। अगस्त 2025 में यमन की राजधानी सना पर किए गए इजरायली हवाई हमलों में प्रधानमंत्री अहमद अल रहवी और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अल खुमारी समेत कम से कम 12 हूती सरकार के बड़े सदस्य मारे गए थे। यही वजह है कि हूती विद्रोही फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इस घटना और पिछले साल हुए अन्य हमलों के बाद हूती लीडरशिप अब ज्यादा सतर्क हो गया है। उन्हें डर है कि अगर वे बड़ा कदम उठाते हैं तो उनके नियंत्रण वाले इलाकों पर भारी हवाई हमले हो सकते हैं। हालांकि पिछले साल के नुकसान के बावजूद हूती विद्रोही पूरी तरह कमजोर नहीं हुए हैं और वे अब भी अपने विरोधियों पर हमले करने की क्षमता रखते हैं। ईरान सारे मोर्चे एक साथ नहीं खोलना चाहता है, इसलिए हूती के लड़ाके अभी दूर खड़े होकर स्थिति का आंकलन कर रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल से लड़ रहा है। जैसे ही ईरान की ओर से उन्हें कोई इशारा मिलेगा वे एक्टिव हो जाएंगे। शिया लड़ाके इस समय सीधे युद्ध में शामिल होने के बजाय जंग में शामिल होने के समय और स्थितियों की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। शिया लड़ाकों की खामोशी भी यूं ही नहीं है, इसके पीछे भी कोई जटिल भू राजनीतिक, सैन्य और बड़े आर्थिक कारण दिखाई दे रहे हैं। पिछले संघर्षों में भारी नुकसान के बाद शिया लड़ाके अपनी हथियार क्षमता और कमान संरचना के पुनर्गठन में जुटे हुए हैं। नेवोला के मुताबिक अगर अमेरिका या इजराइल सीधे उन पर हमला करते हैं या अमन में उनके विरोधी गुट उनके खिलाफ फिर से सैन्य अभियान शुरू करते हैं तो हूती फिर से हमले तेज कर सकते हैं। बता दें, हूती विद्रोहियों के पास रेड सी में फिर से अशांति फैलाने की क्षमता है। वे ड्रोन और मिसाइल के जरिए इजराइल पर भी हमला कर सकते हैं। अल हुरैबी का कहना है कि ऐसा होना लगभग तय है, बस ये हूती विद्रोहियों और ईरान के तय समय पर निर्भर करेगा। हूती विद्रोहियों के पास कई लक्ष्यों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की क्षमता है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो हूती विद्रोहियों को सीधे खतरा महसूस होगा। वे अपने हमलों का दायरा बढ़ाकर इजराइल, अमेरिकी युद्धपोतों, क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के सहयोगी देशों जैसे यूएई और सोमालीलैंड को भी निशाना बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बदल रहे हैं। हूती विद्रोही जंग से दूर हैं और शिया गुट केवल बयान दे रहे हैं। ईरान में नई सत्ता का आगमन मुस्तफा खामेनेई के नेतृत्व में पूरे क्षेत्र की राजनीति को नया आकार दे रहा है। युद्ध की खामोशी और राजनीतिक हलचल अब सीधे वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है। हर कदम, हर बयान अब सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर डाल रहा है। मिडिल ईस्ट में अब पहले जैसी स्थिरता नहीं रही। नई चुनौतियां, नए समीकरण और नए इतिहास का निर्माण जारी है। रिपोर्ट देखिए। साल 2023 के आखिर से लेकर 2025 तक हूती विद्रोहियों ने रेड सी से गुजरने वाले जहाजों पर लगातार हमले किए थे। इस अभियान में कम से कम 9 नाविकों की मौत हुई और 4 जहाज डूब गए। इससे रेड सी के ट्रेड पर बड़ा असर पड़ा, जहां से हर साल लगभग $1 ट्रिलियन का सामान गुजरता था। वहीं साल 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ, जिसमें इसकी जड़ शिया सुन्नी विवाद है। बता दें, साल 2014 में शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां इस सरकार का नेतृत्व राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी कर रहे थे। हादी ने अरब क्रांति के बाद
लंबे समय से सत्ता पर काबिज पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह से फरवरी 2012 में सत्ता छीनी थी। हादी देश में बदलाव के बीच स्थिरता लाने के लिए जूझ रहे थे। उसी समय सेना दो फाड़ हो गई और अलगाववादी हूती दक्षिण में लामबंद हो गए। वहीं अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी अरब भी इस गृह युद्ध में कूद पड़े। एक तरफ हूती विद्रोहियों को शिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिला, तो सरकार को सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब का। देखते ही देखते हूती के नाम से मशहूर विद्रोहियों ने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। वर्तमान में शिया लड़ाकों की मुख्य रणनीति अपनी ढांचागत क्षमता को तेजी से बढ़ाना और उसका सही समय पर प्रदर्शन करना है। सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद सर्वोच्च नेता के पद पर आए मोजतबा खामेनेई के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो अपने आप को सुरक्षित रखने की है। युद्ध दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है। चूंकि जंग में ईरान की बड़ी ताकत उसके मिसाइल और ड्रोन अटैक रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही जंग में अपने सैन्य ठिकानों को सुरक्षित रखना और जंग के समानांतर मिसाइल और ड्रोन निर्माण की क्षमता बढ़ाना जरूरी होगा, ताकि अगर लड़ाई लंबी खिंचती है तो ईरान, अमेरिका और इजराइल के सामने टिक सके। 2015 में हालात ये हो गए थे कि विद्रोहियों ने पूरी सरकार को निर्वासन में जाने पर मजबूर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान पर युद्ध की व्यापक भूमिका आर्थिक रूप से भी भारी प्रभाव डाल रही थी। तेल बाजार में अस्थिरता देखी जा रही है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और होर्मुज स्ट्रेट जैसे जलमार्ग पर तनाव बना हुआ है। ईरान के भीतर महंगाई दर में तेजी और जीवन यापन की लागत के बढ़ने से आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है। मुद्रा की कमजोर स्थिति की वजह से आयात निर्यात प्रभावित हुआ है और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। बता दें, राजनीतिक रूप से मोजतबा खामेनेई के नेतृत्व में ईरान की विदेश नीति और ज्यादा मुश्किल और आक्रामक हो सकती है। जैसा कि IRGC के साथ उनके गहरे संबंध ये संकेत देते हैं। यह बदलाव अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष को और तेज कर सकता है, न कि किसी तरह की मध्यस्थता या गंभीर वार्ता की राह की ओर। बता दें, इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि वो नए ईरान के नेतृत्व को भी युद्ध में एक लक्ष्य के रूप में देखता है। वहीं ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो विदेशी दबाव से प्रभावित नहीं होगा। नए नेता के प्रति सरकारी संस्थाओं, सैन्य प्रतिष्ठानों और राजनीतिक नेतृत्व की वफादारी इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ईरान अब पहले से ज्यादा सख्त प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। वहीं कुछ शिया मलेशिया समूहों की युद्ध में सक्रिय भागीदारी से दूरी बनाए रखना इस समय की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक घटना है, जिसमें बिल्कुल साफ देखा जा रहा है कि हूती विद्रोही समूह अब खुलकर युद्ध में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल बयानबाजी के जरिए अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं और इसने कुछ समय की सियासी तस्वीर को बेहद मुश्किल बना दिया है। इस सब का सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि युद्ध का रूप पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और विनाशकारी हो चुका है। ईरान की नई सत्ता और शिया गुटों के बीच की दूरी का सवाल है तो यह मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को गड़बड़ा सकती है। मोजतबा खामेनेई को अगर अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हमास और हुती का साथ नहीं मिलता है तो निस्संदेह क्षेत्र में ईरान का सैन्य वर्चस्व कमजोर होगा और इसका फायदा अमेरिका और अमेरिका से भी कहीं अधिक इजराइल को होने वाला है।
ईरान के कमज़ोर होने का अर्थ है इस क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल के लिए नए सामरिक अवसर खोलना। गंभीर आर्थिक दबाव, इजराइल के साथ युद्ध और देश की आंतरिक स्थिति के बीच ईरान की रणनीति का उद्देश्य अपना शासन और अपने प्रभाव को बनाए रखना है। बता दें, अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाइयों ने ईरान को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा किया है जहां खुले जंग में उतरने से पहले तमाम समूहों को अपने संसाधन, जोखिम और भविष्य की स्थिति का मूल्यांकन करना पड़ रहा है। युद्ध के पहले 10 दिनों में ही हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों नागरिक विस्थापित हुए हैं। जहां ईरान यूएस इजराइल संघर्ष में अब तक हजारों सैनिक और आम नागरिक मृत घोषित किए जा चुके हैं, जिससे ईरान में भारी क्षति पहुंची है, जिससे युद्ध का दुष्प्रभाव आम जीवन पर और सामाजिक ढांचे पर गहरा पड़ रहा है। लोहे की इस चादर की तरह खड़ी ईरान की नई नेतृत्व शक्ति ने ये साफ कर दिया है कि देश अब युद्ध और बाहरी दबाव के सामने झुकने का नाम नहीं लेगा। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और IRGC ने खुद घोषणा की है कि वे न सिर्फ युद्ध जारी रखेंगे बल्कि सर्वोच्च नेतृत्व को पूरा समर्थन देंगे और देश के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने से डरेंगे नहीं। इतना ही नहीं, विश्व स्तर पर इस नियुक्ति और युद्ध की प्रतिक्रिया ने राजनीतिक अलगाव और समर्थन की नई परतें भी उभार दी है। गंभीर आर्थिक दबाव और इजराइल के साथ युद्ध और देश की आंतरिक स्थिति के बीच ईरान की रणनीति का मुख्य उद्देश्य अपना शासन और क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना होगा। इसमें ईरान का नेतृत्व तभी सफल हो सकता है जब वो अपने परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम व प्रॉक्सी समूहों के जरिए पश्चिमी प्रतिबंधों को विफल कर दे। अगर ईरान ऐसा करने में सफल नहीं होता है तो वह वैश्विक व्यवस्था में अलग थलग भी पड़ सकता है। हालांकि इसकी संभावना अभी दिखाई नहीं देती है। कुछ देश ईरान के नए नेतृत्व को समर्थन दे रहे हैं और उसे संविधान के तहत लिया गया राष्ट्रीय निर्णय बता रहे हैं, जबकि दूसरे देश इसे युद्ध की आग और क्षेत्रीय दबाव को और बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं। इस पूरी स्थिति से साफ है कि शिया गुटों और ईरान की सीधी सैन्य भागीदारी के बिना युद्ध कितना भी तेज हो जाए, उसकी दिशा और परिणाम भविष्य की कूटनीति, शक्ति संतुलन और संसाधनों के प्रबंधन पर निर्भर करेगा। जहां इस समय मिडिल ईस्ट की राजनीति केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं है बल्कि एक गहरा राजनीतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक बदलाव है जो आने वाले महीनों और वर्षों में विश्व राजनीति के संतुलन को मजबूती से प्रभावित करेगा, जिसमें मिडिल ईस्ट की ये नई तस्वीर इतिहास में दर्ज होगी और आने वाले समय में इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब मिडिल ईस्ट की राजनीति नए मोड़ पर है। ईरान में सत्ता का बदलाव, मुस्तबा खामनेई की अगुवाई और शिया गुटों की रणनीतिक दूरी पूरे क्षेत्र की दिशा बदल रही है। हूती विद्रोही जंग से दूर हैं और लेबनान का हिजबुल्लाह सतर्क है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।